इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के बारे में। ये एक नेटफ्लिक्स की नई मूवी है जो एक वर्ल्ड वॉर वन की काइंड ऑफ रियल घटना पर आधारित है। तो पहले मैं इस मूवी का शॉर्ट में आपको समरी बताऊंगा, उसके बाद इस मूवी की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी देखेंगे, मतलब जो इस पिक्चर में दिखाया है वो हिस्टोरिकली कितना सही है, और लास्ट में मैं आपको अपना छोटा सा रिव्यू दूंगा इस मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1917 से। वर्ल्ड वॉर वन अब अपने तीसरे साल में है क्योंकि 1914 में स्टार्ट हुआ था। वहां पे दिखाते हैं कि फ्रंट पे लड़ाई चल रही है और जर्मन सोल्जर्स कुछ मारे जाते हैं। तो जितने भी सोल्जर्स मर चुके हैं उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं लोग, और उनकी बॉडी से यूनिफॉर्म उतार रहे हैं और उन यूनिफॉर्म को फिर भेजा जा रहा है धोने के लिए। धुलाई हो रही है यूनिफॉर्म की। उसके बाद उसी यूनिफॉर्म को जो फटी हुई है, जिसमें गोलियों के छेद हैं, उन सारी यूनिफॉर्म्स को सिलने के लिए दिया जा रहा है। बड़े स्केल पे उस यूनिफॉर्म को रिपेयर किया जा रहा है और फिर वही यूनिफॉर्म काइंड ऑफ नई बना के भेजी जा रही है उन लोगों के लिए जो अब नए रिक्रूट होंगे आर्मी में। इसके बाद दिखाया जाता है कि चार दोस्त हैं जो जिनके ऊपर ये कहानी आधारित है। वो चार दोस्त अभी यंग हैं, बहुत 18 साल के भी नहीं हुए, और बहुत एक्साइटेड हैं वॉर को लेके। उनको ऐसा लग रहा है कि वो वॉर में जाएंगे, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत ऐसा हीरो बन जाएंगे। ये चारों बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली ये लोग अंडर एज हैं। तो ये अपने स्कूल जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, सारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो इकट्ठे हैं, और वहां पे नीचे एक बंदा लोगों में एकदम जोश भरने के लिए एक स्पीच दे रहा होता है। उसमें वो कहता है कि बहुत कम लोगों के नसीब में एक वॉर में पार्टिसिपेट करना लिखा होता है, तो आप लोगों को मौका मिल रहा है तो वॉर में जाओ और अपने देश के लिए, अपने लिए गौरव हासिल करो और एकदम हीरो बन जाओ। और वो स्पीच में कह रहा था कि हम कुछ ही समय में अब पेरिस में मार्च करने वाले हैं। हालांकि 1917 में इतना बुरी तरह डेडलॉक था वेस्टर्न फ्रंट पे कि दोनों आर्मीज ट्रेंचेस में थी, कोई पेरिस में मूव नहीं करने वाला था। बट ऑब्वियसली लोगों को ये भड़काने के लिए वो स्पीच दे रहा था, और बच्चे थे सब छोटे छोटे, वो एकदम एक्साइटेड हो गए कि हाँ हम लोग आर्मी में जाएंगे, फिर लड़ाई करेंगे, पेरिस में हम जाके मार्च करेंगे, फिर हम हीरो बन जाएंगे अपने देश के लिए। तो ये जो चारों बंदे हैं ये एकदम फुल स्पीच सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं, और इनको था कि अब तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है। तो इन चारों में जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, पॉल बॉमर, वो जब अपना वो लाइन में खड़ा होता है अपना नाम लिखवाने के लिए आर्मी में, तो अपना नाम लिखाता है वो, और वहां से उसको एक यूनिफॉर्म दी जाती है। तो यूनिफॉर्म लेके जब वो आता है अंदर तो देखता है कि यूनिफॉर्म पे ना किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है। तो वापस आके बोलता है अपने ऑफिसर को कि अरे ये किसी और की यूनिफॉर्म आपने मुझे दे दी है। तो वो ऑफिसर उसको कहता है कि नहीं नहीं, ये जिसको ओरिजिनली दी थी यूनिफॉर्म उसको शायद से छोटी पड़ गई होगी, इसलिए इसको तुम यूज करो। और फिर वो दिखाते हैं कि नीचे जो यूनिफॉर्म वो दे रहे थे लोगों को, वो सारी वो यूनिफॉर्म्स थी, नई यूनिफॉर्म नहीं थी वो यूनिफॉर्म्स थी जो फ्रंट पे फौजियों ने पहनी थी और मर गए थे। तो उनकी धुलाई करके उनको सी के यही यूनिफॉर्म अब यंग बच्चों को दी जा रही थी। तो इसका एक ये भी सिंबॉलिक मीनिंग भी है कि यूनिफॉर्म को जैसे आप रिसाइकिल कर सकते हो, वैसे इतने लोगों को भेज रहे थे वर्ल्ड वॉर वन में कि लोगों को रिसाइकिल कर रहे थे वो लोग। जब ये चारों बच्चे पूरी उम्मीदें लेके जब एक्चुअली गाने गाते हुए जब वॉर के फ्रंट पे जब पहुंचते हैं, तब वो वहां देखते हैं कि यहाँ तो ट्रेंचेस खुदे हुए हैं और यहाँ तो हालत कुछ अलग ही है। बारिश होकर रखी है और उनको पहले बोलते हैं कि सारे जो पानी इकट्ठा होकर रखा है ट्रेंच में उसको तुम खाली करो। तो वो खाली करना शुरू करते हैं पानी, और बोलते हैं कि यार ये तो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उनको लग रहा था कुछ बहुत बहुत फैंसी सी लड़ाई होती है जैसे पिक्चर में देखी थी, जैसे सुना था कि बहुत गौरव की बात होती है, कुछ वैसा करने का मौका मिलेगा, बट यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। और वो देखते हैं कि आसपास ट्रेंचेस के बॉडीज ही बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो ये पहली बार था जब ये चारों बच्चे एक्चुअली घबराते हैं। उनको लगता है कि जो हमने सोचा था ये तो कुछ अलग ही निकल रहा है। और फिर उसी रात को एक हैवी आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट होता है उन ट्रेंचेस पे जहां पे वो चारों बच्चे थे, और फिर उनको वो प्रॉपर रियलाइजेशन होता है कि वॉर एक जैसा मूवीज में दिखाते हैं, नॉवेल्स में दिखाते हैं, वैसा रोमांटिसाइज नहीं कर सकते आप वॉर को। बहुत ही भयानक और बहुत ही फिजिकल चीज होती है वॉर में पार्टिसिपेट करना। जब अगले दिन सुबह होती है तो वो देखते हैं कि चार में से एक जो दोस्त है वो मर गया है, उसका एक पैर उड़ गया है और वो चश्मा पहनता था तो उसकी आंखें फूट गई हैं। पॉल जब जाके अपने दोस्त को ऐसा मरा हुआ देखता है इतनी बुरी हालत में, तो बहुत घबरा जाता है और रोने लगता है। बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई थी उसको कि जितने भी लोग मरे हैं फ्रेश, उनके शरीर से आके जो डॉग टैग पहनते हैं वो लोग, उसको तोड़ के इकट्ठा करना है। डॉग टैग इसलिए इकट्ठे करते थे ताकि एक अटैक के बाद ये रिपोर्ट किया जा सके कि कौन कौन सोल्जर्स मर गए। तो
से आगे बढ़ता है और देखता है कि कितने सोल्जर्स जो अभी कल तक जिंदा थे बात कर रहे थे और उनकी बॉडी से ना टूटी फूटी सी पड़ी हुई है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है और दिखाते हैं एक जर्मन पॉलिटिशियन को, इसका नाम था मैथियास अर्जबर्गर। उसके पास रिपोर्ट्स आती हैं कि कितनी कैजुअलिटीज हो रही, कितने लोग मर रहे हैं फ्रंट पे। तो वो जाके जर्मन हाई कमांड को कहता है कि हमको अब इस वॉर को रुकवाना चाहिए, सीज फायर की रिक्वेस्ट करनी चाहिए एलाइड साइड। तो 9 नवंबर साल 1918 को अर्जबर्गर आता है कॉम्पियन के जंगल में ट्रेन में बैठ के, और वहां पे वो मिलने वाला था एलाइड साइड के जो कमांडर्स थे उनके साथ सीज फायर के टर्म्स नेगोशिएट करने के लिए, कि हम लड़ाई को कैसे रोकें, इस बात पे डिस्कस करने के लिए। बट एक जर्मन कमांडर था जिसका नाम था फ्रेडरिक, वो बहुत ही अहंकार वाला इंसान था, बहुत घमंडी था। उसको भी पसंद नहीं आ रही थी कि हम क्यों यहाँ पे आर्मिस्टिस की बात कर रहे हैं, हम क्यों लड़ाई को गिव अप करने की बात कर रहे हैं। एक सोल्जर की बहुत किस्मत होती है वॉर में पार्टिसिपेट करना, और हम खुद कैसे कह सकते हैं जाके कि वॉर को रोकना चाहिए। तो ये जो बंदा था जनरल फ्रेडरिक, ये पूरी तरह अपोज कर रहा था कि हमको खुद जाके बात नहीं करनी चाहिए आर्मिस्टिस के लिए, बहुत ही शर्म वाली बात होगी। बट क्योंकि वो जानता था कि इस समय जर्मनी की मिलिट्री वाइज हालत बहुत खराब है, तो जानता था कि ये आर्मिस्टिस साइन तो होगा, तो इसीलिए उसका यह था कि साइन होने से पहले जितना वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है वो करेगा, उसके बदले में उसके कितने भी सोल्जर्स मर रहे हैं उनको मरने दो। नवंबर 10 को जो एलाइड साइड का सुप्रीम कमांडर था फर्डिनेंड फोर्श, वो अर्जबर्गर को अपने टर्म्स देता है कि हमारी ये टर्म्स हैं लड़ाई रोकने के, और उसको बोलता है कि तुम्हारे पास 72 आवर्स है, सिर्फ 3 दिन का टाइम है, उसमें तुम साइन करके दो, नहीं तो ये लड़ाई जारी रहेगी। ये जो आर्मिस्टिस के जो टर्म्स थे, इनको फिर अर्जबर्गर जर्मनी के गवर्नमेंट हेडक्वार्टर में भेज देता है कि आप देखो कि क्या किसको साइन करना है कि नहीं। वहां दूसरी तरफ पॉल को दिखाते हैं कि उसकी पूरी यूनिट अब वापस एक फ्रेंच लाइन पे अटैक कर रही है। ये अटैक का ऑर्डर वही फ्रेडरिक ने दिया था कि हमको आर्मिस्टिस के पहले जितना डैमेज कर सकते हैं उतना हम करेंगे। तो जब ये अटैक करते हैं जर्मन सोल्जर्स, तो उनको इनिशियली सक्सेस मिलती है, बट फिर वो देखते हैं कि फ्रेंच काउंटर अटैक आ रहा है और दूर से दिखाई पड़ते हैं कि कुछ फ्रेंच टैंक्स आ रहे हैं। जब ये देखते हैं जर्मन सोल्जर्स, तो वो तो सिर्फ खुद ही ऑन फुट थे वो लोग, उनके पास कोई बड़ी मशीनरी नहीं थी, तो वो भागने लगते हैं। तो इसी भागने के सिलसिले में पॉल का एक और दोस्त था जो वहां मारा जाता है। वो एक्चुअली सरेंडर कर रहा था, बट जब उसने अपने हाथ खड़े किए हुए थे तो जो अटैकिंग फ्रेंच सोल्जर्स थे वो उसको फ्लेम थ्रोर से पूरी तरह जला देते हैं। पॉल वहां से भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है जहां पे कुछ पानी इकट्ठा हुआ है, और उस गड्ढे में उसको एक फ्रेंच सोल्जर मिलता है जो भी उस गड्ढे में गिर गया था। तो उनकी कुछ देर के लिए लड़ाई होती है और उसमें पॉल उस फ्रेंच सोल्जर को चाकू से मार देता है, बट क्योंकि उसने चाकू से उसको घाव किया था तो वो तुरंत मरता नहीं, वो धीरे 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 करके मरता है, और उसको मरते हुए पॉल देख रहा था। तो पहले तो वो उसके मरने से इतना घबराता है कि वो आवाज ना करे, तो उसके मुंह में मिट्टी भर देता है ताकि वो आवाज ना करे, बट वो देखता है कि धीरे धीरे मर रहा है। तो वो पॉल इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। फिर वो रिग्रेट करने लगता है कि मैंने इसको क्यों मारा। वो सॉरी उसको बोलता है उस सोल्जर को, बट ऑब्वियसली वो सोल्जर फिर मर जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि अर्जबर्गर को जर्मन गवर्नमेंट से मैसेज आता है कि तुम ये जो टर्म्स हैं सरेंडर के, आर्मिस्टिस के, इस पे तुम साइन कर दो। तो सुबह 5 बजे जाके वापस वो फर्डिनेंड फोर्श और ये जो पूरे एलाइड साइड के जो मेन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे मिलता है और उनको बोलता है कि आप ये जो हमसे टर्म साइन करवा रहे हो ये बहुत ही हार्श है, और इन टर्म्स में हम साइन तो कर देंगे बट जनता इससे बहुत बहुत नाराज होगी। बट ऑब्वियसली क्योंकि अब वो जीते थे फ्रेंच लोग एलाइड साइड, तो वो साइन कर देता है इसके ऊपर। फिर फर्डिनेंड फोर्श उसको बोलता है कि ठीक है, अब यहां से 6 घंटे के बाद यानी 11 बजे, सुबह 11 बजे सीज फायर हो जाएगा। 11 o'clock ऑन 11 नवंबर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। जब ये बात फिर उस जर्मन जनरल फ्रेडरिक को पता चलती है कि लड़ाई 11 बजे खत्म होने वाली है, तो वो इतना हट्टी इंसान था, वो ये था कि लड़ाई के जस्ट पहले जो आखिरी लड़ाई होगी उसमें जर्मनी की जीत होनी चाहिए। उसको ये प्रूव करना था कि जर्मनी लोग हारते नहीं है कभी भी। तो बिल्कुल लड़ाई खत्म होने के कुछ मिनटों पहले वो वापस एक अटैक लॉन्च करता है। जब वो अटैक लॉन्च करता है तो उसके सोल्जर्स कहते हैं कि हम वापस लड़ाई में नहीं जाएंगे, तो लड़ाई खत्म होने वाली है। पर जो जो लोग ऐसा बोल रहे थे वो उनको अलग करके उनको गोली मार देते हैं, और एक बार फिर से पॉल अटैक करने के लिए जाता है फ्रेंच लाइंस के ऊपर। उस छोटे से अटैक में पॉल एक ट्रेंच में जाता है, वहां पे कुछ फ्रेंच सोल्जर्स को मारता है, बट फिर फाइनली उसको भी मार दिया जाता है। जब उसको बेयोनेट से मारा गया था
तो उसके बाद वो बाहर आता है ट्रेंच में और देखता है कि टाइम कितना हुआ है, 11 बजने में सिर्फ कुछ ही सेकंड थे और पॉल मर जाता है। एक ऐसा इंसान जो अभी जिसकी प्रॉपर एज भी नहीं थी वॉर में जाने के लिए, आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, बट वो लड़ाई में आता है क्योंकि उसको लगता था कि लड़ाई करना बहुत गौरव की बात होती है और बैटलफील्ड में अगर आप हो तो आपने कोई बहुत बड़े हीरो बन गए हो। इस सोच को लेके वो आता है बैटलफील्ड में और लड़ाई के बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स पे, जिस लड़ाई का कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं था, उस लड़ाई में वो मर जाता है। और इसी के साथ वो पूरा जो फ्रंट था वो बिल्कुल शांत हो जाता है 11 बजे। और इसीलिए इस पिक्चर का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये तो इस मूवी की शॉर्ट में समरी थी। अब बात करते हैं इस मूवी की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में। सबसे पहली बात, इस पिक्चर का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। आई एम श्योर इस मूवी के बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं पता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने 2 फ्रंट्स पे लड़ा था। एक तरफ वो लड़ रहे थे रशिया के साथ, वो ईस्टर्न फ्रंट था, और दूसरी तरफ वो लड़ रहे थे फ्रांस के साथ, जो कि था वेस्टर्न फ्रंट। तो इस पिक्चर का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, क्योंकि ये वेस्टर्न फ्रंट पे जो लड़ाई हो रही है उसके ऊपर ये पिक्चर आधारित है। क्या ये मूवी किसी रियल कहानी पे आधारित है? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ऑब्वियसली एक रियल घटना है और उसमें जितना भी इस पिक्चर में ट्रेंच वॉरफेयर दिखाया गया है, लड़ाइयां दिखाई गई हैं, वो सब कुछ सही है। बट जो ये 4 कैरेक्टर्स हैं, ये 4 कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मूवी है, इस मूवी का जो ओरिजिनल जहां से मूवी बनी है, ये मूवी एक नॉवल पे आधारित है। उस नॉवल का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और ये नॉवल रिलीज हुई थी साल 1929 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के 11 साल के बाद। और नॉवल पता है किसने लिखी है? एक ऐसे बंदे ने जिसने एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी में, जर्मन आर्मी में सर्व किया था। जिस बंदे ने ये बुक लिखी थी उसका नाम था एरिक मैरिया रिमार्क और इसने 18 साल की उम्र में जर्मन आर्मी की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन किया था। साल 1917 में ही ये फ्रंट पे गया था और इसने अपने जो एक्सपीरियंसेस हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके बारे में इसने बुक लिखी। वॉर के दौरान इसको पैर में, अपने गले पे और हाथ पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से इसको इवैक्यूएट कर लिया गया था वहां से। और पूरे वॉर के एंड तक ये बैटलफील्ड पे नहीं था, ये मेडिकल कैंप में था, उसके बाद ये हॉस्पिटल में था। बट वॉर खत्म होने के बाद 1929 में बुक पब्लिश हुई और ऐसे कहते हैं कि जो इसने ओरिजिनल जो कहानी लिखी थी अपने एक्सपीरियंसेस पे, वो इतनी भयानक थी कि इसके पब्लिशर्स ने कहा कि ऐसा कंटेंट, ऐसी इतनी रियलिस्टिक, इतनी दर्दनाक कहानी अगर आप लिखोगे तो वो जनता को पसंद नहीं आएगी। तो इसके पब्लिशर्स ने इसकी कहानी को बहुत टोन डाउन किया है। इसका वायलेंस जो दिखाया है, जो ग्राफिकल वायलेंस इसने दिखाया है, उसको कम किया ताकि जनता के लिए पैलेटेबल हो जाए ये कंटेंट। इसके बाद साल 1930 में इसी नॉवल के ऊपर एक पिक्चर बनी। उस पिक्चर का भी नाम यही था, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है वो मूवी मैंने देखी है, वो भी बहुत कमाल की मूवी है। तो ये बुक और ये मूवी, इसका पर्पस ये था कि वॉर एक बहुत ही भयानक चीज होती है। इसमें ऐसा कोई गौरव, ऑनर का जो कॉन्सेप्ट दिखाते हैं लोगों को भड़काने के लिए, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये एक नया जॉनर आ गया था मूवीज का, नॉवेल्स का, इस नॉवल के बाद, एंटी वॉर जॉनर, जिसमें वॉर के अगेंस्ट बात की जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब हिटलर पावर में आया था और नाजी जर्मनी जब मिलिटराइज कर रही थी अपने आप को, वापस वॉर की तैयारी कर रही थी, तो इस बुक को और इस मूवी को बैन कर दिया गया था, ये कह के कि ये नॉवल, ये मूवी लोगों में कायरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले कभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मूवी नहीं देखी होगी या कोई बुक नहीं पढ़ी होगी, तो आपको ये देख के बहुत अजीब लग रहा होगा कि बहुत सारी लड़ाई, जो बहुत सारे सीन्स हैं इस पिक्चर के, वो ऐसे दिखाए गए हैं कि सोल्जर्स एक लंबे से गड्ढे के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, गन्स लेके बैठे हुए हैं, वहां पानी भरा हुआ है, वहीं पे वो लोग हैं। ये जो गड्ढे हैं इनको ट्रेंचेस कहते हैं और पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्हीं ट्रेंचेस में ही हुआ था। हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में जर्मनी ने जब अटैक लॉन्च किया फ्रांस के ऊपर, तो शुरुआत में तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी जीत हासिल की, बट उसके बाद बैटल ऑफ द मान में फ्रेंच लोगों ने जर्मनी को रोक दिया और जहां पर उन्होंने जर्मनी को रोका, वहां पे जर्मनी ने और उसके बाद फ्रेंच लोगों ने, दोनों ने ट्रेंचेस खोद लिए और उन ट्रेंचेस में वो लोग बैठ गए कि अब यहां से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जब दोनों आज सामने ट्रेंचेस खोद के बैठे हुए हैं, तो दोनों दूसरे पर फायर करते थे और फिर पूरी लड़ाई जो है वो यहीं पे आके स्टेलमेट हो गई थी। और ये ट्रेंचेस कुछ सैकड़ों किलोमीटर तक फैले थे, मतलब पूरे देश की बाउंड्री तक ये ट्रेंचेस फैले हुए थे। पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्हीं ट्रेंचेस में हुआ और इन ट्रेंचेस में
इतना पानी भरता था, गंदगी थी, बीमारियां होती थी। बहुत सारे सोल्जर्स ऐसी बीमारियों से मर रहे थे जो सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि वो उन ट्रेंचेस में थे। इसीलिए जो ट्रेंचेस में जो सारी लड़ाई होती है इसको ट्रेंच वॉरफेयर कहते हैं, और ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा भयानक सिस्टम ऑफ वॉरफेयर माना जाता है। इस पिक्चर में जो मैथियस अर्सबर्गर का कैरेक्टर है, जो जर्मन नेगोशिएशंस को लीड कर रहा था बंदा और जो चाह रहा था कि लड़ाई खत्म की जाए, वो एक्चुअली एक रियल इंसान के ऊपर आधारित है, और उस इंसान का नाम भी यही था। वो एक जर्मन पॉलिटिशियन था जो शुरुआत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में वो ये कह रहा था कि हाँ वॉर को सपोर्ट कर रहा था वो, और जर्मन मोबिलाइजेशन को वो सपोर्ट कर रहा था। बट जब वॉर आगे बढ़ा और कुछ महीनों के बाद ये दिखाई पड़ गया कि अरे तो स्टेलमेट हो गया, दोनों ने ट्रेंचेस खोद लिए हैं और कोई भी मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, और सिर्फ अब सोल्जर्स बिना मतलब के मर रहे हैं। कुछ फीट, कुछ मीटर्स गेन करने के लिए इतने सोल्जर्स मर रहे हैं वहां पे। जब उसने ये सब देखा तो उसने अपना स्टैंड चेंज किया, और फिर वो एक बहुत बड़ा वॉर का ओपोनेंट बन गया कि वॉर को रोकना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। इसीलिए उस बंदे की जर्मनी में, फ्रांस में और एक्चुअली पूरे यूरोप में ये इमेज बन गई थी कि ये बंदा वॉर नहीं चाहता है। इसीलिए फिर जर्मनी की गवर्नमेंट ने मैथियस अर्सबर्गर को ही असाइन किया था कि जब आर्मिस्टिस के लिए जाएंगे वो लोग, तो ये बंदा जर्मनी को का मेन रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि इस बंदे की एक रेपुटेशन बन गई थी। बट अब दुख की बात यह है कि इस इंसान ने बहुत सारी चीजें की, बट उसको इसी चीज के लिए याद किया जाता है कि यही वो इंसान था जिसने फ्रांस के आर्मिस्टिस पे साइन किया था। इसके लीड सिग्नेचर थे वहां पे, और इसी वजह से फिर जब वॉर खत्म हुआ तो एक ये लोगों के बीच में ना ये रूमर चलने लगा कि जर्मनी की आर्मी हार नहीं रही थी, वो एक्चुअली जीत जाते, बट उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उनको धोखा दिया। और ये इसको कहते हैं स्टैब इन द बैक मिथ, और इसी मिथ को यूज करते करते बहुत सारे पॉलिटिशियंस फिर आगे बढ़े। उन्होंने नेशनलिस्ट भावना को बढ़ाया जर्मनी में, और ये कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर उनके पॉलिटिशियंस उनका साथ देते तो वो जीत जाते, तो ये पॉलिटिशियंस विलन है। और फिर मैथियस अर्सबर्गर को एक्चुअली फिर 1921 में उसका मर्डर कर दिया गया था। जो इस मूवी में फ्रांस का सुप्रीम कमांडर दिखाया है, फर्डिनेंड फोच, जो कि बिल्कुल भी नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं था। वो ये कह रहा था कि जर्मनी को जो टर्म्स दिए गए उन्हीं पे तुम साइन करोगे तब लड़ाई बंद होगी। वो भी कैरेक्टर सही है, वो एक्चुअली सुप्रीम कमांडर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। जो इसमें जनरल फ्रेडरिक का कैरेक्टर दिखाया है, जो बहुत घमंडी इसको दिखाया है कि उसको दिख रहा है कि लड़ाई जीत नहीं सकता हो, बट फिर भी उसको अपने सोल्जर्स को मरवाना है क्योंकि उसको लास्ट तक तो कुछ जीत चाहिए। और बिल्कुल लड़ाई खत्म होने के कुछ मिनट पहले तक वो एक अटैक को लॉन्च करता है। ये कोई एक रियल कैरेक्टर नहीं था, बट ये जो कैरेक्टर है ये बहुत सारे वर्ल्ड वॉर 1 के डिफरेंट जनरल्स पे आधारित है। क्योंकि एक्चुअली हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 बिल्कुल खत्म होने वाला था, 11 नवंबर सुबह 5 बजे उन्होंने साइन कर दिया था, और उसके बाद 6 घंटे का टाइम था कि 6 घंटे बाद 11 बजे ये वॉर ऑफिशियली खत्म होगा। तो उस टाइम भी बहुत सोल्जर्स मारे गए थे, क्योंकि दोनों साइड के जनरल्स ने, सिर्फ जर्मनी के नहीं, फ्रांस के भी और अमेरिकन भी और जर्मनी के जनरल्स ने लास्ट मोमेंट को कोशिश कर रहे थे कि जो आखिरी जीत हो वो उनकी हो। इसलिए जर्मनी ने बिना मतलब के अटैक्स लॉन्च करवाए कुछ लास्ट के कुछ घंटों में। फ्रांस लोगों ने अपने सोल्जर्स को गवाया। और एक्चुअली एक तो अमेरिकन जनरल था पर्शिंग, उसने तो उसके बारे में ये भी एक उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि जब ये साइन हो गया था आर्मिस्टिस पे, तो उसने पूरी कोशिश की थी कि उसके अंडर जो सोल्जर्स हैं उनको पता ही ना चले कि आर्मिस्टिस साइन हो गया है, ताकि लास्ट जो जीत है वो अमेरिकन सोल्जर्स को मिले। बट ऑब्वियसली फिर पर्शिंग के ऊपर जब इंक्वायरी हुई और यूएस कांग्रेस में, तो ये पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं था और उसको क्लीन चिट मिल गई थी। इस मूवी में यूनिफॉर्म्स जो दिखाई गई है सोल्जर्स की वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जो इस पिक्चर का लीड कैरेक्टर है वो ये कह रहा था कि जो उन्होंने जूते पहने इस पिक्चर में वो भी बिल्कुल वही जूते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पहने थे। हालांकि जूतों पे आप कितना ही ध्यान देते हो, बट इस पिक्चर के क्रिएटर्स ने इतना भी ध्यान दिया कि वो छोटी से छोटी चीज भी उन्होंने सही दिखाने की कोशिश की है। इस मूवी में एक सीन है जहां पे जर्मन सोल्जर्स पे कुछ फ्रेंच टैंक्स आके हमला करते हैं। जब आप वो टैंक्स देखोगे तो आपको लगेगा कि ये नॉर्मल टैंक की तरह नहीं है, क्योंकि पहले तो अब जो टैंक्स होते हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होते जो उस पिक्चर में दिखाए गए हैं। और उसके अलावा भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मार्क 4 टैंक्स हैं जो एक्चुअली बहुत फेमस हैं, जो ब्रिटिश टैंक्स हैं, वो भी बिल्कुल अलग हैं जो इस पिक्चर में दिखाए गए उन टैंक से। वो इसलिए क्योंकि इस मूवी में वो जो टैंक्स दिखाए गए हैं वो फ्रेंच टैंक्स हैं, फ्रेंच सेंट शमॉन टैंक्स। ये बहुत बड़े और बल्कि टैंक्स होते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये दूसरे ऐसे टैंक्स थे जो फ्रांस ने बनाए थे, जो कि लड़ाई में इस्तेमाल हुए थे। इनकी टॉप स्पीड थी सिर्फ 12 किलोमीटर पर आवर। आप सोचो। ओवरऑल ये पिक्चर काफी हिस्टोरिकली एक्यूरेट है।
कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे पॉल बॉमर का जो प्रोटैगनिस्ट है इस पिक्चर का वो हो गया, या फिर जर्मनी का जो फ्रेडरिक जो जनरल था वो जो कैरेक्टर है, ये किसी रियल इंसान पे आधारित नहीं है, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसे बहुत सारे लोग थे, जनरल्स थे, जिन्होंने वो सारी चीजें की जो इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि रियल चीज को फिक्शनल बना के इन्होंने इस पिक्चर में दिखा दिया। ये तो बात हो गई इस पिक्चर की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की। मुझे ये पिक्चर पर्सनली बहुत पसंद आई। इस पिक्चर का जो मेन मैसेज है वो ये है कि हमेशा जब भी वॉर होने वाला होता है या सिचुएशन ऐसी बन रही होती है, तो किसी भी कंट्री के जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस हो गए या मिलिट्री कमांडर्स हो गए, वो इस बात को प्रमोट करने लगते हैं कि वॉर में पार्टिसिपेट करना बहुत गौरव की बात होती है। और इस वजह से जो जनता होती है वो वॉर को रोमांटिसाइज करने लगती है। मतलब वॉर में जाना मतलब बहुत ही कोई बहुत कमाल की बात है, बहुत पिक्चर की तरह पे एक्शन देखने को मिलेगा। बट रियलिटी वैसी बिल्कुल भी नहीं होती। वॉर एक बहुत ही भयानक चीज है और इसमें जो डेथ और डिस्ट्रक्शन, जो वायलेंस होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आपने देखा और फिर आपने हट गए और आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होता। वो वायलेंस, वो डिस्ट्रक्शन आपके साथ जिंदगी भर रहता है। इस पिक्चर में एक्चुअली एक डायलॉग भी है जहाँ पे एक बंदा कहता है कि ये जो इतने हमारे आसपास जो बॉम्ब्स फटे हैं, उन बॉम्ब्स की आवाज ऐसी नहीं है कि हमने यूनिफॉर्म उतार दी और हमारे दिमाग से निकल गया, वो चीज हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी। और ये एक्चुअली होता है। जो लड़ाई से सोल्जर्स आते हैं उनको अक्सर पीटीएसडी हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और इस कंडीशन के साथ उनको जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरी बात जो इस पिक्चर की मुझे बहुत पसंद आई वो ये है कि इसमें दिखाया गया है कि जो रियल सफरिंग, रियल तकलीफ होती है वो हमेशा उन लोगों की होती है जो एक्चुअली बैटलफील्ड पे लड़ रहे होते हैं। जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जिनको फैसले लेने हैं, जो लीडर्स हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो आराम से बैठ के अपने सेफ एनवायरनमेंट में आराम से खाना खा रहे हैं, डिफरेंट तरह का व्यंजन खा रहे हैं वो लोग। और जो बैटलफील्ड पे सोल्जर लड़ रहे हैं उन लोग के हाथ कट रहे हैं, पैर कट रहे हैं, उनको कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, और वो चिल्ला रहे हैं, उनको हेल्प चाहिए, बट इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। ये लोग अपना आर्मिस्टिस साइन करने के लिए भी आराम से समय ले रहे हैं और बोले नहीं हम लड़ाई रोकेंगे नहीं, हम क्यों लड़ाई रोकें। ये जो डिफरेंस दिखाया है कि जो एक्चुअली बैटलफील्ड पे हो रहा है वर्सेस जो फैसला लेते हैं लोग, कितना बड़ा उनमें डिफरेंस होता है, ये इस पिक्चर में बहुत अच्छा दिखाया है। ये एक एक्चुअली जर्मन पिक्चर है, इसका ओरिजिनल जो डबिंग है वो भी जर्मन में ही है। तो इस पिक्चर में जर्मन पर्सपेक्टिव से पूरी कहानी दिखाई गई है। तो जो ऑब्वियसली जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं वो आपको लगेंगे कि वो लोग विलन है क्योंकि वो लोग इनको मार रहे हैं, और क्योंकि जर्मन लोग तकलीफ में है तो इसका मतलब वो लोग विक्टिम है। बट अगर आप ऐसी कोई मूवी देखेंगे जिसमें फ्रेंच पर्सपेक्टिव से दिखाया गया तो उसमें आपको ये लगेगा कि फ्रेंच लोग विक्टिम थे, जर्मन लोग विलन थे। अल्टीमेटली जो सोल्जर्स होते हैं, कोई भी हीरो विलन नहीं होता है, सब लोग बराबर होते हैं और वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे होते हैं। ये सारे जो जिनके मन में जो ये कीड़ा होता है लड़ाई करने का, ऐसा गौरव प्राप्त करने का, जबरदस्ती अपने सोल्जर्स को मरवाने का, ये हमेशा टॉप के लोग होते हैं। सोल्जर्स कभी भी, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, किसी भी कंट्री के सोल्जर्स विलन या हीरो नहीं होते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसे बहुत सारे जनरल्स थे, फर्डिनेंड फोच हो गया, या फिर ब्रिटेन का एक जनरल था विलियम हेग जिसने बैटल ऑफ सॉम को कमांड किया था। ये जनरल्स फेमस थे जिन्होंने अपने सोल्जर्स को, बहुत सारे लोगों की जान इस तरह गवा दी क्योंकि उनको कुछ कुछ गौरव के लिए अपने कंट्री को कुछ प्रूव करना था कि देखो हमारी कंट्री कितनी ताकतवर है। उनको सोल्जर्स की जान से उतनी परवाह ही नहीं थी। ये सारी जो बातें हैं, जो डिफरेंसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि ये पिक्चर आप देखें। अगर आपको इस पूरे बैटल के बारे में, इस कहानी के बारे में एक्चुअली ओरिजिनल वर्जन पढ़ना है तो आप वो नॉवल पढ़ सकते हैं, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। उसका वो एक्चुअली जर्मन, जैसे मैंने बताया, एक जर्मन सोल्जर ने लिखी है जिसने एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।